हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले ग्रेड सेकंड परीक्षा की रिवीजन कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आपके पाठ्यक्रम में किस प्रकार से विभाजित किया हुआ है? सबसे पहले आपके टॉपिक दिया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। दूसरा आपका दिया हुआ है आदिकाल, उसकी प्रवृत्तियाँ, रचना और रचनाकार। तीसरा दिया हुआ है भक्ति काल, उसकी प्रवृत्तियाँ, रचना और रचनाकार। चौथा दिया हुआ है रीतिकाल, उसकी प्रवृत्तियाँ, रचना और रचनाकार। उसके पश्चात पांचवा दिया हुआ है आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आधुनिक काल का विकास, गद्य का विकास और पद्य का विकास। इस प्रकार से हमें पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है कि आपके प्रश्न कहाँ से सर्वाधिक आएंगे। प्रवृत्तियों को लेकर के आपसे प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे, काल विभाजन नामकरण को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उस काल की रचना और रचनाकारों से संबंधित प्रश्न आपसे अधिक पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हम यह जानते हैं कि इतिहास जो शब्द होता है उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इति है और अस से हुई है। इति का आशय होता है समाप्त, है का अर्थ होता है निश्चित और अस का अर्थ होता है होना, अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। इतिहास का संबंध हमेशा अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं को ही समावेशित किया जाता है। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व, प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो उसे हम इतिहास कहते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, अर्थात साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ है और हिंदी साहित्य का अतीत कैसा रहा है, किस प्रकार से हिंदी साहित्य ने विकास किया है और हिंदी साहित्य में ऐसे कौन से स्रोत हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि हम यहाँ से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानेंगे और यहाँ तक हिंदी साहित्य का इतिहास हमने अब तक पढ़ा है। अर्थात अतीत में जो साहित्य लिखा जा चुका है उसका अध्ययन हम करेंगे। कौन कौन सी ऐसी पद्धतियाँ थी, कौन कौन से ऐसे स्रोत थे, ऐसी कौन सी वजह थी कि किसी काल विशेष को यही नाम दिया गया, उसका नामकरण ऐसा क्यों किया गया, इन सभी तथ्यों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं पद्धतियों की, अर्थात इतिहास लेखन की कौन सी पद्धतियाँ रही, किस पद्धति को लेकर किस विद्वान ने इतिहास लिखा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में 4 पद्धतियों का महत्व अधिक है। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी है विधेयवादी पद्धति। अगर हम वर्णानुक्रम पद्धति की बात करें तो इसको अपनाया था गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने। कालानुक्रम पद्धति की बात करें तो इसे अपनाया था ग्रियेसन और मिश्र बंधुओं ने। वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो इसे अपनाया था गणपति चंद्र गुप्त ने। अर्थात गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति को काम में लेते हुए इतिहास लेखन किया था। विधेयवादी की बात करें तो विश्व स्तर पर इसके जन्मदाता थे तेन। ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व स्तर पर विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं तो तेन महोदय, और विधेयवादी पद्धति को हिंदी साहित्य में किसने अपनाया था? शुक्ल जी ने। अगर प्रश्न पूछे जाएं कि निम्नलिखित में से वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले विद्वान हैं, आपको ऑप्शन दे दिया गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियेसन और मिश्र बंधु, तो हम क्या कहेंगे? गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। आपसे पूछ लिया ग्रियेसन ने कौन सी इतिहास लेखन की पद्धति को अपनाया है, तो कालानुक्रम पद्धति को, लेकिन सबसे मान्य हुई वह विधेयवादी पद्धति हुई शुक्ल की, और वैज्ञानिक पद्धति गणपति चंद्र गुप्त ने अपनाई। इनमें कौन कौन सी कमियां थी और क्यों इन्हें
सर्वमान्य नहीं माना गया, इसका अध्ययन भी हम करेंगे। तो आगे देखते हैं कि गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर की वर्णानुक्रम पद्धति अमान्य क्यों हुई। इसमें क्या था, वर्ण के अनुक्रम के आधार पर, जो वर्ण होते थे उसके अनुक्रम के आधार पर इन्होंने इस पद्धति को अपनाया था। वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकार जो थे उनका परिचय दिया था। जैसे शब्दकोश में जैसे सबसे पहले नाम आएगा अंगद का, ऐसे यानी वर्ण को आधार बनाया था इन्होंने। और अंतिम जो कवि का इन्होंने नाम बताया वो था हेमंत। ये सबसे प्राचीन पद्धति थी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्णानुक्रम पद्धति की विशेषता नहीं है या वर्णानुक्रम पद्धति की विशेषता है, तो इसमें वर्ण के अनुक्रम के आधार पर रचनाकारों का परिचय दिया। शब्दकोश की तरह अंग और अह से यहाँ रचनाकारों के नाम प्रारंभ होते हैं। ये सबसे प्राचीन पद्धति है। इसे वैज्ञानिक पद्धति करार दिया गया। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसे अपनाया। गारसा दत्तासी का ग्रंथ पूछा जा सकता है, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। बात करते हैं अगली पद्धति की, कालानुक्रम पद्धति। इसमें काल के अनुसार, काल के अनुक्रम के आधार पर अर्थात जन्म तिथि के आधार पर रचनाकारों का परिचय दिया गया कि किस रचनाकार का जन्म कब हुआ है। इस तिथि को ध्यान में रखते हुए, जन्म तिथि को ध्यान में रखते हुए रचनाकारों को वहाँ जमाया गया। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा है, और अभी अभी हमने बात की ऊपर कि ग्रियर्सन और मिश्र बंधु इसके अपनाने वाले विद्वान हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की। वैज्ञानिक जिसे गणपति चंद्र गुप्त ने अपनाया है, इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। भाषा के विकास को ध्यान में इसमें रखा गया है। रचनाकार पर इन परिस्थितियों का प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रयोग इसका किसने किया, गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में। आगे जिस पद्धति को हम पढ़ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं, और लगभग हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर पद्धतियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो शुक्ल और तेन महोदय को लेकर के पूछा जाता है, या फिर गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, यानी वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और विधेयवादी, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण है। विधेयवादी पद्धति के विश्व स्तर पर जनक है तेन महोदय, और किन चीज़ों को आधार मान करके इन्होंने इसे विधेयवादी पद्धति कहा था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। जाति, वातावरण और शिक्षण के आधार पर इन्होंने विधेयवादी पद्धति को माना। हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता शुक्ल माने जाते हैं। हिंदी में विधेयवादी पद्धति के प्रथम प्रयोगकर्ता शुक्ल माने जाते हैं। रचनाकारों का परिचय इन्होंने भी कालानुक्रम पद्धति के आधार पर अर्थात काल के अनुसार ही दिया है। प्रवृत्तियों का विश्लेषण यहाँ किया गया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाया गया है। आगे बात करें आलोचनात्मक पद्धति की, जिसे रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा है, और आलोचनात्मक पद्धति को अपनाने वाले हैं रामकुमार वर्मा। इन्होंने रचनाकारों व रचनाओं से ज़्यादा रचना के मूल्यांकन पर बल दिया है। आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने इतिहास लेखन पद्धति में रचनाकारों व रचनाओं से अधिक उसके मूल्यांकन पर बल दिया है, तो रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक पद्धति के द्वारा। परिचय के साथ साथ इन्होंने शास्त्रीय आधार पर विश्लेषण किया है। आगे देखते हैं समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति में रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर भी बल दिया गया है कि समाज पर क्या असर हो रहा है साहित्य का, और समाज साहित्य से क्या ग्रहण कर रहा है, इसे हम समाजशास्त्रीय पद्धति में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोतों की, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए हमें कहाँ से सहायता प्राप्त हुई, किन ग्रंथों के आधार पर हमने इतिहास को लिखा, इससे पूर्व ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य के कुछ लक्षण हमें आज भी देखने को मिलते हैं, तो उन रचनाओं को हम पढ़ेंगे जो मूल आधार भूमि इनकी रही है। इसमें सबसे पहले नाम आता है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। इनको किसने लिखा, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। ये गोकुलनाथ की रचनाएं हैं, गद्य में लिखी गई हैं, विक्रम संवत 1625 ईस्वी में।
विक्रमी संवत 1625 ईस्वी में ये लिखी गई हैं, गद्य की हैं, गोकुलनाथ की हैं और पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्त कवियों के जीवन पर ये रचनाएं लिखी गई हैं और अष्टछाप के कवियों का विवरण भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है भक्तमाल, जिसकी रचना की नाभादास ने। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है और इसकी रचना की विक्रम संवत 1642 ईस्वी में। 200 भक्त कवियों का परिचय इन्होंने 316 छप्पों में दिया। ग्रियर्सन के अनुसार मूल नाम इनका था क्या? नारायण दास। इनका मूल नाम भी पूछा जा सकता है नारायण दास, और यह भी पूछा जा सकता है कि यह मूल नाम किसके अनुसार है? तो ग्रियर्सन के अनुसार। तुलसीदास के संबंध में सबसे पहले जानकारी देने वाले जो ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो वह भक्तमाल का ही नाम हमें मिलता है। आगे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसकी बात करते हैं हम, वह है मूल गोसाई चरित। यह तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है। बेनी माधवदास तुलसीदास के शिष्य थे जिन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। चौपाई, दोहा, त्राटक छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र का वर्णन यहाँ हमें देखने को मिलता है। तुलसी की चमत्कारिक घटनाएं भी हमें मूल गोसाई चरित में देखने को मिलती है। प्रश्न में अगर पूछा जा सकता है तुलसी की चमत्कारिक घटनाएं हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलती हैं और यह ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? तो बेनी माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित। आगे देखते हैं भक्त नामावली। यह ध्रुवदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विक्रम संवत 1698 ईस्वी में लिखा हुआ है और इसमें 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र दिया गया है। कविमाला की बात करें तो यह हरिराय या तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। कहीं कहीं आपको हरिराय भी देखने को मिलता है। इनका जो मूल नाम था यह तुलसी था। ये तुलसीदास वाले तुलसी नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये थे केवल तुलसी। अगर कविमाला में तुलसीदास आ जाता है तो ये हमारे जो तुलसीदास हैं वो नहीं है, उनसे अलग है। विक्रम संवत 1772 में ये लिखा गया है और 74 कवियों की कविताओं का संग्रह हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है कालिदास हजारा, जो कालिदास त्रिवेदी ने लिखा और विक्रम संवत 1775 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज इसी के आधार पर लिखा है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज किस ग्रंथ के आधार पर लिखा है। हम इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं और अभी अभी हमने बात की कि इतिहास के स्रोतों में हम उन रचनाओं को शामिल करते हैं जिनके आधार पर हम इतिहास ग्रंथ लिखते हैं और जिनकी सहायता से हमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसी प्रकार शिव सिंह सरोज ने जब शिव सिंह सेंगर ने लिखा तो उसमें किसका सहयोग लिया? कालिदास हजारा ग्रंथ का, जो कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखा हुआ है। इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन किया गया है। अगला ग्रंथ है सतकवि गिराविलास, जो बलदेव द्वारा लिखित है और इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय दिया गया है। इतिहास के अगले महत्वपूर्ण स्रोत की बात करें तो कवि नामावली सूदन का ग्रंथ है और 10 कवियों का नामोल्लेख यहाँ किया गया है। विद्वान मोद तरंगिणी सुब्बा सिंह का ग्रंथ है। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें षड ऋतु वर्णन और नक्सिक वर्णन किया गया है जो हमें देखने को मिलता है और इसका जो समय है वह है विक्रम संवत 1874 ईस्वी में। इसके अलावा और महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथ हैं जो आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे सुंदरी तिलक, हरिश्चंद्र का काव्य निर्णय, भिखारीदास का मूल गोसाई चरित, बाबा बेनी माधवदास का बात कर चुके हैं हम। इन सबको आप याद रखेंगे क्योंकि इनको आपसे मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में भी मिलाया जा सकता है। सत्य असत्य वाले कथनों में भी पूछकर आपसे कहा जा सकता है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, भक्तमाल नाभादास का, कविमाला तुलसी की, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी का, राकल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास का, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र का, विद्वान मोद तरंगिणी सुब्बा सिंह का, कवित रत्नाकर माता दीन मिश्र का, काव्य निर्णय भिखारीदास का, रीतिकाल में इसे हम पढ़ेंगे, मूल गोसाई चरित बाबा बेनी माधवदास का, भक्त नामावली ध्रुवदास की, कवि नामावली सूदन की, सतकवि गिराविलास बलदेव की, काव्य संग्रह महेश दत्त का। काव्य संग्रह का अध्ययन भी हम करेंगे। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 1-2 रह गए हैं। श्रृंगार संग्रह
यह है सरदार कवि का। कवि रत्नमाला मुंसिफ देवी प्रसाद का। इसके अलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव का, कबीर एंड द कबीर पंथ बैसकट का। इन्हें आपसे मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में, सत्य असत्य वाले प्रश्नों में, या सीधे सीधे आपसे रचना और रचनाकार का नाम देकर पूछा जा सकता है कि यह किसकी रचना है। अब हम बात करते हैं साहित्य इतिहास की परंपरा की, कि साहित्य, जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा और उसके पश्चात किसने लिखा और किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा चली। सबसे पहले हम बात करते हैं गारसा दत्तासी की। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले इतिहासकार कौन माने जाते हैं? सबसे पहला प्रश्न, गारसा दत्तासी सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले इतिहासकार माने जाते हैं गारसा दत्तासी। ये फ्रेंच विद्वान थे। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इन्होंने इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किया शिव सिंह सेंगर ने। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास मिश्र बंधु ने लिखा। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गारसा दत्तासी को, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किया। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रेंच विद्वान थे गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास सबसे पहले किसी भारतीय ने ना लिख करके फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने लिखा। इनकी रचना का नाम है इस्तवार द लितेतुर एंदुई एंदुस्तानी। इसके दो भाग हैं, एक 1839 में आया और एक 1847 में आया। पहले भाग को और दूसरे भाग को, दो भाग हैं इसके, इस्तवार द लितेतुर एंदुई एंदुस्तानी के। इसके शब्दार्थ भी कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में इस्तवार का क्या अर्थ है? इतिहास। लितेतुर क्या मतलब है? साहित्य। अब प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है एंदुई और एंदुस्तानी का क्या अर्थ है? एंदुई शब्द इन्होंने किसके लिए लिया था? हिंदुओं के द्वारा जो हिंदी बोली जाती थी उसके लिए इन्होंने एंदुई शब्द का प्रयोग किया। और एंदुस्तानी मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित जो हिंदी थी उसके लिए इन्होंने एंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एंदुई और एंदुस्तानी, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके दो संस्करणों की बात हम कर चुके हैं, दो भाग हैं इसकी बात कर चुके हैं। और इसका जो प्रकाशक है वह है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। इसमें 738 कवियों का उल्लेख किया गया है, 72 कवि हिंदी के हैं और पहला कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत का नाम इन्होंने गिनाया है। हिंदी भद्दी बोली है, यह इसी ग्रंथ की उपज है। एक और प्रश्न यहाँ सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह है इस ग्रंथ की जो मूल ग्रंथ है यह है इस्तवार द लितेतुर एंदुई एंदुस्तानी। यह तासी का मूल ग्रंथ है। इसका उर्दू में अनुवाद किया करीमुद्दीन ने। पूछा जाता है गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास यानी इस्तवार द लितेतुर एंदुई एंदुस्तानी का उर्दू में अनुवाद करने वाले कौन थे? करीमुद्दीन थे। और इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, जिन्होंने 1953 ईस्वी में इसका हिंदी में अनुवाद करके इसे नाम दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। ध्यान रखेंगे इन तथ्यों को आप। इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। कवियों और लेखकों को कालक्रम के स्थान पर अकारादि क्रम के स्थान पर दिया गया है और इसमें युगीन प्रवृत्तियों का भी कोई विवेचन हमें देखने को नहीं मिलता। अगला ग्रंथ है इसी परंपरा में, हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा में, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज इन्होंने लिखा 1883 ईस्वी में। ये हिंदी भाषा में लिखा पहला ग्रंथ है और 1003 कवियों का उल्लेख हमें यहाँ मिलता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी भाषा में लिखा पहला ग्रंथ है और किसी भारतीय द्वारा लिखा हुआ भी यह पहला ग्रंथ
माना जाता है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास है जो किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखें तो यहाँ हमें 1003 कवियों यानी लेखकों का जीवन चरित्र देखने को मिलता है। इसमें कवियों लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु वर्तमान में उनसे अधिक अविश्वसनीय हमें यह माना जाता है। अगर इसकी कमियों को हम देखें तो इस पुस्तक में काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है। कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम यानी अकारादि क्रम में ही शामिल किया गया है और इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया है एवं प्रसंगों को इच्छा अनुसार मोड़ा गया है। इसलिए ये दोनों ही ग्रंथ अमान्य करार दे दिए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ला ने तो इसे व्रत संग्रह कहकर पुकारा है और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किन इन कमियों के कारण काल विभाजन नहीं था, वर्णमाला के क्रम में जो चीज़ें शामिल हुई थी, इन चीज़ों को देख के रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह एक व्रत संग्रह मात्र है। आगे जो इतिहास लिखने वाले हैं वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी अनुवाद इसका है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में इसका हिंदी अनुवाद किया। ये पुस्तक लिखी नवंबर 1957 ईस्वी में। हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से यह प्रकाशित हुई और प्रकाशक था इसका द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यह प्रश्न भी पूछा जाता है इसके प्रकाशक से संबंधित। पहली बार, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास करने वाले कौन थे हिंदी साहित्य के इतिहास में? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रत्येक काल की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का उद्घाटन इन्होंने किया। सच्चे और वास्तविक अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ हम इसे कह सकते हैं। अध्याय के अंत में गौण कवियों का उल्लेख भी इन्होंने किया है। यह ग्रंथ मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लेंगे कि ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है इसकी भाषा कौन सी है, मूल रूप से इसकी भाषा है अंग्रेजी भाषा। अध्याय के अंत में गौण कवियों का उल्लेख किया गया है। लगभग 952 कवियों को इसमें शामिल किया गया है और ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे। गारसा दत्तासी जिस प्रकार से फ्रेंच विद्वान थे उसी प्रकार ग्रियर्सन का स्थान आपसे पूछ सकते हैं, निवास स्थान आयरलैंड। भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कहा। 11 अध्याय और एक विविध परिप्रेक्ष्य में वर्णन इन्होंने किया है। आदिकाल को इन्होंने चारण काल नाम दिया। अगर हम देखें कि आपसे ग्रियर्सन से संबंधित प्रश्न इसकी भाषा को लेकर पूछे जा सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में यह लिखा ग्रंथ है। शुक्ल ने इस रचना को इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे इसे भी बड़ा व्रत संग्रह कहकर पुकारते हैं। काल विभाजन इन्होंने किया है, 11 कालखंडों में बांटा है। इतनी गहराई से हम नहीं पढ़ सकते हैं। इससे आदिकाल को क्या नाम दिया ये आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल नाम दिया। अगला देखते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं में ये 3 भाई थे और इनमें कौन सा भाई नहीं है या कौन सा नहीं है, इसको लेकर के प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र 3 भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में यह ग्रंथ लिखा है। यह ब्राह्मण गोत्र के थे। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन में अधिकांशतः कृष्ण नाम दिया जाता है जो इनका भाई नहीं है। गणेश था, श्याम था और सुखदेव था। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ध्यान रखेंगे मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त था। इसके 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में आया। प्रकाशन वर्ष था इसका 13 और 34 क्योंकि इसके 2 भाग थे। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख हमें मिलता है। संख्या के तौर पे हम देखें तो लगभग 4591 कवि। एक ही कालखंड के 2-2 अध्यायों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले जो इतिहासकार हैं वो है मिश्र बंधु। 8 कालखंडों में इन्होंने इसे बांटा है। शुक्ल जी ने इसे भी कवि व्रत संग्रह कहा है। बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहकर इन्होंने पुकारा है। शुक्ल जी ने
परिचयात्मक जो विवरण है अपने इतिहास ग्रंथ में वो मिश्र बंधुओं से ही लिया है। और इनके प्रिय कवि, मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन थे? तो देव इनके प्रिय कवि रहे हैं। अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर इन्होंने प्रकाश डाला है। कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर मिश्र बंधुओं ने प्रकाश डाला है। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम किसने किया? मिश्र बंधु विनोद में ही हमें देखने को मिलता है, जो मिश्र बंधुओं ने किया प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना सहित विस्तार पूर्वक दिया गया है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि परिचयात्मक विवरण शुक्ल जी कहते हैं कि मैंने यहीं से प्राप्त किया है। कहाँ से? मिश्र बंधु विनोद से। ये कथन कई बार पूछा जाता है शुक्ल जी का कि मैंने परिचयात्मक विवरण इसी से लिया है। किससे? मिश्र बंधु विनोद से। इन्होंने लेकिन फिर भी इसे बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बड़ा भारी व्रत संग्रह कौन से ग्रंथ को कहा है? प्रकांड कवि व्रत संग्रह, बड़ा भारी व्रत संग्रह मिश्र बंधु विनोद को। और मिश्र बंधुओं को इन्होंने परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। क्यों? क्योंकि 5000 कवियों का हमें यहाँ विवरण देखने को मिलता है। हिंदी नवरत्न की बात करें हम तो 9 कवियों का वर्णन इन्होंने दिया है। तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, जिसमें भूषण व मतीराम, केशव, कबीर, चंद और हरिश्चंद्र की बात करते हैं। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा में हम सर्वोच्च स्थान देते हैं। 1900 इसका समय भी पूछ लिया जाता है। 1929 ईस्वी में यह लिखा गया। इसका प्रकाशक था नागरी प्रचारणी सभा काशी और 1929 ईस्वी में यह पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुई। किस रूप में? हिंदी शब्द सागर। यह भी पूछा जाता है। हिंदी शब्द सागर के रूप, शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका के आरंभ और अंत में बहुत सी बातें बढ़ा करके लिख दी और शुक्ल ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। 1940 में इसका परिवर्धित और संशोधित संस्करण हमें देखने को मिलता है। जिन विद्वानों का योगदान रहा हिंदी शब्द सागर के निर्माण में, जिन विद्वानों का योगदान रहा उसमें बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा प्रमुख रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें इस ग्रंथ की, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया जनवरी 1900। ये भी ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए आपसे महीना भी पूछा जा सकता है। जनवरी 1929 ईस्वी में 1000 कवियों को स्थान यहाँ प्राप्त है। वैज्ञानिक इतिहास बोध की पद्धति, यानी कहें कि सर्वाधिक प्रामाणिक पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया है। साहित्य इतिहास का 4 कालखंडों में विभाजन इन्होंने किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल का आगे अध्ययन करेंगे कि किस किसने क्या नाम दिया है। तो आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है। युगीन परिस्थितियों का हिंदी साहित्य के इतिहास में विवेचन इन्होंने किया है। कवियों की संख्या, जीवन चरित्र के साथ साथ साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन भी ये करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं ये परिभाषा बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन साहित्य के संदर्भ में किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगर हम बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन रचनाओं को आधार मानकर या किन रचनाओं के आधार पर, यानी जो विशेष साहित्य सामग्री ग्रहण की है, उसमें इन्होंने मिश्र बंधु विनोद का नाम लिया है। अभी इससे पूर्व हम बात कर चुके हैं कि परिचयात्मक विवरण इन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी और ब्रजमाधुरी सार वियोगी हरि, इन रचनाओं से इन्होंने विशेष साहित्य सामग्री ग्रहण करके हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की है। आगे देखते हैं। शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु के इतिहास को कवि व्रत संग्रह कहा है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। भक्ति काल को 4 भागों और 4 शाखाओं में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले भी शुक्ल जी थे। धार्मिक आधार प्रतिष्ठित किया इन्होंने। भक्ति काल की बात करें तो इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में विभक्त किया। पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो इन हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है। और पहला जो कालखंड है उसको इन्होंने नाम दिया आदिकाल को वीरगाथा काल नाम, 1050 से विक्रम संवत 1375 तक।
फिर इन्होंने पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा 1375 से 1700 तक, फिर उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल कहा 1700 से 1900 तक, और फिर आधुनिक काल जिसे बार बार पूछा जाता है शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया। और भक्ति काल की अगर हम बात करें तो इन्होंने निर्गुण धारा और सगुण धारा दो भागों में विभक्त किया। निर्गुण धारा को ज्ञानश्री शाखा और प्रेमश्री शाखा, और सगुण धारा को राम भक्ति शाखा और फिर कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानश्री शाखा काव्य धारा जिसे हम संत काव्य भी कहते हैं, इसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। प्रेमश्री शाखा जिसे हम सूफी काव्य भी कहते हैं, इसके प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। कृष्णाश्री शाखा जिसे कृष्ण काव्य भी कहते हैं और इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। और राम भक्ति शाखा या रामाश्री काव्य धारा जिसे राम काव्य भी कहते हैं, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। शुक्ल जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, शुक्ल जी को रसवाद और लोक मंगलवाद का जनक कहते हैं, रहस्यवाद के विरोधी थे, जनता की चित्तवृत्ति वाली परिभाषा बार बार पूछी जाती है। 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में इन्होंने विभक्त किया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य नाम दिया और आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद वेदी। हजारी प्रसाद वेदी के 3 इतिहास ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा ग्रंथ नहीं है, और इनका समय भी पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने 1940 ईस्वी में लिखी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में लिखा। इसकी समय सीमा को लेकर काफ़ी विवाद रहता है, कहीं इसका 1952 दिया हुआ आता है और कहीं 1953। तो अगर कालक्रम से भी इन्हें लगवाया जाता है तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका को लगाते हैं, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास उद्भव विकास को और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इस प्रकार से हम इसे 1953 मानेंगे, उद्भव विकास को 52 और भूमिका को 40। शुक्ल जी की अनेक धारणाओं का द्विवेदी जी खंडन करते हैं। इतिहास में परंपरा की निरंतरता की बात ये करते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण को द्विवेदी जी अपनाते हैं और लोक परंपराओं के संदर्भ में मूल्यांकन अपने इतिहास का ये करते हैं। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में संभवतः ये परिभाषा पूछी जाती है। द्विवेदी जी सबसे पहले कवि हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है इन्होंने। ये कथन किसका है? यह परिभाषा गणपति चंद्र गुप्त की है कि ये पहले व्यक्ति हैं। शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा है और इन्होंने अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग आदिकाल को कहा है। प्रश्न पूछा जाता है तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक प्रसिद्ध कथन है द्विवेदी जी के संदर्भ में, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास की समन्वयता को लेकर इन्होंने कहा है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में इन्होंने लिखा। शुक्ल के अनुसरण पर ही इन्होंने काल विभाजन और नामकरण किया है। जिस प्रकार से शुक्ल ने भक्ति काल को ज्ञानश्री, प्रेमश्री, राममार्गी और कृष्ण मार्ग की शाखाओं में बांटा, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य में बांटा। पहले हम जब शुक्ल की बात कर चुके हैं उस समय बता चुके हैं कि ज्ञानश्री को संत काव्य नाम दिया राम कुमार वर्मा ने, प्रेमाश्री को प्रेम काव्य, राम मार्गी को राम काव्य और कृष्ण मार्गी को कृष्ण काव्य, ये नाम देने वाले कौन थे? राम कुमार वर्मा। प्रमुख इतिहास ग्रंथों की अगर हम बात करें तो ये इतिहास ग्रंथ आपसे पूछे जा सकते हैं मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में, सत्य असत्य वाले कथनों में, और कौन सा ग्रंथ किसका लिखा हुआ है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी काव्य धारा ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। हिंदी साहित्य का इतिहास कई विद्वानों ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, लिख लीजिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी भाषा का विकास, इसका समय भी आप याद रखेंगे क्योंकि क्रम से कभी कभी इनको लगवा लिया जाता है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी कविद रत्नमाला, ये सभी ग्रंथ हैं श्याम सुंदर दास के। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारी वाजपेयी, कविता कौमुदी रामनिवास त्रिपाठी, भाषा काव्य संग्रह में हिस्तुत शुक्ल,
महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो पूछे जाते हैं। बृजमाधुरी सार, वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, मोतीलाल मीनारिया। हिंदी साहित्य का अतीत की बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा चैतन्य संप्रदाय, उसका साहित्य, प्रभुदयाल मित्तल। हिंदी साहित्य का इतिहास, विजेंद्र स्नातक और कई लोगों ने लिखा है। इस प्रकार से और भी कई ग्रंथ हैं जो आप देख लेंगे, जो आपको महत्वपूर्ण लगेंगे। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की, कि काल विभाजन और नामकरण किस आधार पर किया गया। कुछ विद्वानों ने ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार काल विभाजन और नामकरण किया, कुछ ने शासक और शासन के अनुसार किया, लोकनायक और प्रभाव काल के अनुसार किसी ने किया, साहित्य नेता और प्रभाव परिधि के अनुसार भी किया, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामाजिक घटना के अनुसार, साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार। मतलब अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग प्रवृत्तियों को लेकर के काल विभाजन और नामकरण किया है। लेकिन सबसे उपयुक्त काल विभाजन और नामकरण जो माना जाता है वह है साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर। प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों का काल विभाजन और नामकरण अगर हम देखें तो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का काम नहीं किया है, काल विभाजन नहीं किया है, यहाँ अभाव हमें देखने को मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया है और इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है, अभी हमने पूर्व में बात की। इसके बाद में इन्होंने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार से काल विभाजन इन्होंने किया है, लेकिन इसे अवैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण माना। इन्होंने 12वां अध्याय विविध के रूप में किया है। काल विभाजन का आधार रचनाओं, रचनाकारों और साहित्यतर शासन तंत्र के आधार पर किया है, लेकिन इसे भी अवैज्ञानिक माना। फिर मिश्र बंधुओं ने किया, 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा और प्रत्येक कालखंड को इन्होंने 2 भागों में बांटा। आदिकाल को आरंभिक काल कहा, फिर माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा? परिवर्तन काल। आरंभिक काल को पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। माध्यमिक काल को इन्होंने फिर 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल को पूर्वालंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। इसके पश्चात परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इसे भी अमान्य माना, अवैज्ञानिक और अनुचित माना मिश्र बंधुओं के। क्यों? क्योंकि इसका कोई निश्चित आधार नहीं था, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, कालावधि पर विशेष बल नहीं दिया, साहित्यिक प्रवृत्तियों की अपेक्षा यहाँ मिलती है। काल विभाजन का आधार इन्होंने क्या माना? समय, रचनाओं की प्रौढ़ता, प्रवृत्ति और उत्कृष्टता। कवियों की उत्कृष्टता को लेकर के, अलंकरण की प्रवृत्ति को लेकर के, रचनाओं की प्रौढ़ता को लेकर के इन्होंने काल विभाजन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें काल विभाजन की, तो इन्होंने 4 कालखंडों में इसे बांटा, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसे इन्होंने गद्यकाल कहा, और वीरगाथा काल को आदिकाल। अगर हम विद्वानों और इतिहासकारों की बात करें तो सर्वाधिक सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक और सुनिश्चित इतिहास काल विभाजन अगर हम मानते हैं तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानते हैं, जो सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन और नामकरण किया। आदिकाल को 10वीं से 14वीं शताब्दी, भक्तिकाल को 14वीं से 16वीं शताब्दी, रीतिकाल को 16वीं से 19वीं शताब्दी और आधुनिक काल को 19वीं से अब तक। शुक्ल के काल विभाजन को इन्होंने स्वीकार किया है। संवत के स्थान पर इन्होंने ईस्वी जोड़ दिया है। शुक्ल ने वीरगाथा काल का, जो वीरगाथा काल नाम दिया है शुक्ल ने, उसका इन्होंने खंडन किया है। रामकुमार वर्मा की अगर हम बात करें तो इन्होंने वीरगाथा काल को संधिकाल, चारण काल कहा। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। फिर भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। नगेंद्र के काल विभाजन और नामकरण की बात करें तो शुक्ल के नामकरण को स्वीकार करते हुए समय सीमा 7वीं सदी के मध्य से इन्होंने स्वीकार की है। आदिकाल को 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्तिकाल की समय सीमा 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल की 17वीं सदी से 19वीं सदी तक, आधुनिक काल की 19वीं सदी से अब तक। फिर उन्होंने पुनर्जागरण काल नाम दिया भारतेंदु काल को, जागरण सुधार काल नाम दिया द्विवेदी काल को। इनका समय, नगेंद्र का काल विभाजन भी कई बार पूछ लिया जाता है। भारतेंदु काल का समय 1857 से 1900, द्विवेदी काल का समय 1900 से 1918। फिर छायावाद उत्तर को इन्होंने 2 कालखंडों में बांटा, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भागों में विभक्त किया। वर्ष का उल्लेख इन्होंने आधुनिक काल का नहीं किया है, न अपभ्रंश काल का किया है, जो आदिकाल का नाम दिया है।
सर्वमान्य काल विभाजन की बात करें तो नागरी विचारणी सभा का काल विभाजन सर्वमान्य माना जाता है। आपसे अगर सर्वमान्य काल विभाजन का समय सीमा पूछी जाए तो आदिकाल का आप समय बताएंगे विक्रम संवत 1050 से 1375, भक्ति काल का विक्रम संवत 1375 से 1700, रीतिकाल का विक्रम संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल का समय 1900 से अद्यतन तक। फिर भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900, द्विवेदी युग का 1900 से 1918, छायावाद का 1918 से 1936, प्रगतिवाद का 1936 से 1943, प्रयोगवाद का 1943 से 1952, नई कविता का 52 से 60, साठोत्तरी का 60 से 90 और समकालीन कविता का 1990 से अब तक। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम आदिकाल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।